हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरजेट। उत्तर प्रदेश परिषद की तरफ से आप सभी के लिए यहाँ पे पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम की जो आपकी ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की, वो आपकी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम होना है पॉलिटेक्निक के लिए उत्तर प्रदेश परिषद की तरफ से, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो आइए डिटेल में इस नोटिफिकेशन को समझ लेते हैं। तो आपके जो इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए थे वो हो गए थे आपके 15 जनवरी से आपके इसके फॉर्म फिल आपके होने स्टार्ट हो गए थे। और लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 30 अप्रैल। तो जो भी कैंडिडेट उत्तर प्रदेश परिषद की से आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, वो 15 जनवरी से 30 अप्रैल के बीच में इसका फॉर्म फिल कर लीजिए, जो ऑनलाइन मोड में आपको इसका फॉर्म फिल करना है। तो आइए डिटेल में नोटिफिकेशन को एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स के लिए पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम निकाला गया है। पहला ग्रुप आपका ए ग्रुप रहने वाला है इंजीनियरिंग का, ई ग्रुप रहने वाला है फार्मेसी का, और उसके अलावा ग्रुप बी, सी, डी, एफ, जी, एच, आई, एल एंड साथ ही ग्रुप K1 टू K8। तो ये सारे ग्रुप आपके यहाँ पे रहने वाले हैं, जिसके लिए आपका जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम होना है पॉलिटेक्निक का। और ये CBT टेस्ट रहेगा, यानी ऑनलाइन टेस्ट रहने वाला है और कंप्यूटर माध्यम से आपका होने वाला है ये टेस्ट। और इसकी जो आपकी डेट रहने वाली है वो रहने वाली है 15 मई से 22 मई के बीच। ठीक है, तो 15 मई से 22 मई के बीच में आपको इसका एग्जाम देखने को मिलेगा, जो आपका होना है जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम पॉलिटेक्निक के लिए। तो ये तो थे ग्रुप, कौन से मोड पे आपका एग्जाम होगा और किस किस डेट को होगा। अब बाकी डिटेल्स को एक बार समझ लेते हैं। यहाँ अंतिम तिथि की हम पहले भी बात कर चुके हैं, 30 अप्रैल रहने वाली है आपकी। एंड जो वेबसाइट है यहाँ पे वो है आपकी www.jeecup.admissions.nic.in। तो आप इस पे अप्लाई करेंगे, जो भी आप यूपी से पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं वो इस वेबसाइट के थ्रू अपना एंट्रेंस एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। टाइम टेबल आपका दिया हुआ है। परीक्षा तिथि आपकी है 15 मई से 22 मई। तो 15 मई से 22 मई के बीच में यूपी परिषद की तरफ से आपके यहाँ पे जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा और वो 15 मई से 22 मई तक एग्जाम आपके चलते रहेंगे। अब बात करते हैं प्रारंभिक तिथि की, हमने बात कर ली, समाप्ति की हमने बात कर ली है कि आपका 30 अप्रैल को लास्ट डेट है आपकी। अब अगर आपकी फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया तो उसमें आपसे अगर कोई गलती हो जाती है तो यहाँ पे करेक्शन विंडो आपका ओपन होगा। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में सुधार के लिए यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा और वो टाइम रहेगा आपका 26 से 30 अप्रैल तक। तो 30 अप्रैल तक तो आपका जो है लास्ट डेट तो है ही है। उसके बाद 26 से 30 अप्रैल के बीच, मान लीजिए जिसने 26 तारीख से पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है, लेकिन उनके फॉर्म में उनसे कोई गलती हो गई, कोई ऐसी डिटेल है जो उन्होंने इनकरेक्ट डाल दी है, तो वहां पे डरने की बात नहीं है। आप वापस से 26 तारीख को आपका यहाँ पे स्टार्ट होना है। 26 तारीख से आप करेक्शन विंडो आपके लिए वापस से ओपन कर दी जाएगी। फॉर्म तो आपने फिल कर दिया है, लेकिन कोई गलती हो गई है तो वहां पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ दिखेगा करेक्शन के लिए। तो वहां पे आप क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म, अपना एप्लीकेशन नंबर वगैरह डालेंगे, पासवर्ड वगैरह जो भी आपको इसका क्राइटेरिया है वो अपलोड करेंगे वहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपका जो फॉर्म है वो वापस से रीओपन होगा। देन आप वहाँ पे अपनी डिटेल को करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन डेट याद रखिएगा 26 से 30 अप्रैल के बीच में ही। उसके बाद आपको इसका मौका नहीं मिलेगा। और ये उनके लिए है जिनके फॉर्म में गलती हो गई है। अगर आपने 26 तक फॉर्म अपलोड ही नहीं किया है तो उस टाइम पे ही आप अपना फॉर्म फिल कर लीजिए और ध्यान से देखिएगा कि आपसे कोई गलती ना हो, क्योंकि 30 के बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। आपकी जो चीजें जो एंट्री फिल हो गई है वही फिल रहेगी फिर हमेशा के लिए। एडमिट कार्ड की हम बात करें, देखिए 15 मई से 22 मई के बीच में आपका पेपर होना है। तो यहाँ पे 8 मई को आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। डाउनलोड करने के बाद ही आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से रहने वाली है सारी। हमने बोला CBT टेस्ट है, तो ग्रुप ए हो, ग्रुप ई हो, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, आई या K1 K8 है, जितने भी आपके ग्रुप रहने वाले हैं सबका एग्जाम आपको ऑनलाइन ही यहाँ पे देना होगा। और डेट आपकी वही 15 मई से 22 मई यहाँ पे रहेगी, हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। अब हम बात करते हैं रिजल्ट की। तो यहाँ पे जो रिजल्ट है आपका, उनकी तरफ से कहा गया है कि 30 मई तक रिजल्ट आपका अपलोड कर दिया जाएगा। 22 मई तक आपका यहाँ पे पेपर होगा, ठीक है, और 30 मई को ही रिजल्ट आपको यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। ये उनकी तरफ से कहना है, उत्तर प्रदेश परिषद की तरफ से आपके पॉलिटेक्निक वाले। तो यहाँ पे ये आपको वेबसाइट दी हुई है, जो ऑफिशियल वेबसाइट इनकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना रिजल्ट।
रिजल्ट आने के बाद जाहिर सी बात है काउंसलिंग होगी, तभी आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी। तो काउंसलिंग के लिए यहाँ पे जो विवरण है, बाकी चीजें हैं, वो 1 जून से स्टार्ट होगा। तो 1 जून से आपके यहाँ पे काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी और इसके लिए पहले से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वेबसाइट पे आपको अपलोड करा हुआ दिख जाएगा कि आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और काउंसलिंग भी आप ऑनलाइन माध्यम से ही यहाँ पे करवाएंगे इसी वेबसाइट से। उसके बाद समस्त काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश की अंतिम तिथि, जब आपकी पूरी काउंसलिंग हो गई उसके बाद जो आपका लास्ट एडमिशन होना है वो 31 जुलाई तक आपका एडमिशन यहाँ पे कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, ये आपको याद रखनी है ताकि आप उसी हिसाब से आपका एग्जाम की डेट, देन आपके एडमिट कार्ड कब रिलीज हो रहे हैं उस चीज की डेट, आपका रिजल्ट कब अपलोड होगा उसकी डेट, एंड आपकी काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी उसकी डेट, एंड लास्ट एडमिशन कब तक होंगे उसकी डेट। तो ये आपको इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे याद रखनी है एंड कंटिन्यू आप कुछ टाइम पे जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाके देखते रहिएगा कि न्यू कोई जैसे काउंसलिंग के लिए कोई चीज है, कोई इंफॉर्मेशन है वो अपलोड हुई है या नहीं, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे ही उसको देखेंगे। अब बाकी चीज़ों की बात कर लेते हैं। ये आपकी कंटेंट की पूरी डिटेल है कि हमने क्या क्या कंटेंट इसके अंदर दिया हुआ है और हमें ये क्या कंटेंट इसमें पढ़ना है। तो डेट की तो हम बात कर चुके हैं, 15 मई से 22 मई तक आपका पेपर होना है और अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार परीक्षा का समय व शिफ्ट की सूचना परिषद की वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगी। जो उत्तर प्रदेश परिषद है उसकी वेबसाइट पे आपको जिस हिसाब से आपके एप्लीकेशन फॉर्म होंगे, जितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिल होंगे, जितने कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिल करेंगे, उसी के हिसाब से शिफ्ट वाइज आपका एग्जाम यहाँ पे होगा। तो शिफ्ट वाइज होगा तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी आपका लगेगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। बाकी यहाँ पे और कुछ नोट दिया हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। कह रहे जो ऊपर ग्रुप दिए हुए A, B, C, D, E1, E2, F, G, H, I एंड K1 to K8 तथा L हेतु होने वाली परीक्षाओं में प्रत्येक में आवेदन कर सकता है। ठीक है, प्रत्येक में आवेदन आप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ग्रुप A और ग्रुप E के साथ अन्य ग्रुपों जैसे B, C, D, F, G, H, I, K1 और K8 एंड L में केवल एक ही ग्रुप हेतु आवेदन कर सकता है। तो आप ये भी याद रखें, जितने भी ऊपर ग्रुप दिए हुए हैं इसमें कह रहे हैं कि सारे ग्रुपों पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब ग्रुप A और E की बात आती है तो इसके साथ अन्य जितने भी ये ग्रुप है मैं केवल एक ही ग्रुप हेतु आवेदन कर सकते हैं आप यहाँ पे, सिर्फ एक ही, और अभ्यर्थी अधिकतम 3 आवेदन ही कर सकता है, यानी 3 ग्रुप के लिए ही यहाँ पे आवेदन कर सकता है, उसके अलावा आप आवेदन नहीं कर सकते। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पे 300 रुपए आपका है, किस चीज के लिए, जनरल एंड आपका ओबीसी के लिए। जनरल और ओबीसी वालों के लिए यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्जाम की फी रखी गई है वो 300 रुपए फी यहाँ पे रखी गई है। बाकी SC ST के लिए यहाँ पे 200 रुपए फी रखी गई है। ध्यान में रखिएगा इस चीज को कि आपकी इतनी फीस आपको पे करनी है और ये UPI के माध्यम से हो सकता है, नेट बैंकिंग हो सकती है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी माध्यम आपके पास उपलब्ध हो उससे आप इसके लिए पेमेंट कर सकते हैं। ऑफलाइन नहीं होगी, ऑनलाइन ही आपकी फी यहाँ पे सबमिट होगी। उसके बाद जितने भी विद्यार्थी हैं, रिजल्ट आने के बाद आपका जो भी चयनित विद्यार्थी है उनके लिए यहाँ पे काउंसलिंग होगी। ठीक है, और काउंसलिंग जब आपकी होगी तो वहाँ पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। अभी यहाँ तक है कि जो आपके यहाँ पे क्राइटेरिया मांगा गया है, आगे हम बात करेंगे एजुकेशनल क्राइटेरिया की, तो वहीं यहाँ पे आपको उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे शो करना पड़ेगा। बाकी और भी सारी डिटेल्स हैं, आप जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं वो मैंने आपको बता दी। बाकी और डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, उसे आप एक बार अच्छे से पढ़ लें, समझ लें। ये कुछ प्रस्तावना दिया हुआ है उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तरफ से। प्रवेश वरीयता की हम बात करें यहाँ पे, अभी पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें यहाँ पे कितने कॉलेजेस चल रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं कुल 147 गवर्नमेंट कॉलेज आपके हैं, 147 अनुदानित हैं जो आपके वो 18 है और 7 अन्य विभागों द्वारा संचालित संस्थाएं हैं यहाँ पे, और 19 PPP एवं 2262 निजी से जो आपके प्राइवेट कॉलेज है, पॉलिटेक्निक संस्थान यहाँ पे टोटल उत्तर प्रदेश में इतने संस्थान आपके चल रहे हैं फिलहाल। ठीक है,
तो यहाँ पे विभिन्न पाठ्यक्रम ग्रुपों में अंतर्गत प्रथम और द्वितीय पाली में चल रहे 80 पाठ्यक्रमों के नाम पर पाठ्यक्रमवार उपलब्ध सीटों का विवरण परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो जो भी पाठ्यक्रम आपको चूज करना है वो यहाँ पे इसकी वेबसाइट पे आपको अलग से आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको देखना है कौन कौन से पाठ्यक्रम चल रहे हैं, कॉलेजेस कितने हैं, किस कॉलेज से आपको अप्लाई करना है, वहाँ कौन कौन सा पाठ्यक्रम चल रहा है, तो वो सब कुछ आपको परिषद की वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा। प्रवेश वरीयता की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, मतलब जिनका जो डोमिशियल है, जो स्थायी प्रमाण पत्र है आपका, वो उत्तर प्रदेश का ही है, उन सभी के संदर्भ में यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या 7 में यहाँ पे सारी चीजें प्रस्तुत की गई है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे कहा गया है कि बाहर के जो उत्तर प्रदेश के अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, वो SC ST वाले हैं, उनके लिए यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है प्रमाण पत्र संख्या 6 में यहाँ पे प्रस्तुत की गई है। तो जो भी कैंडिडेट्स आप चाहे आप उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं तो आप प्रमाण पत्र संख्या 6 यहाँ पे देख सकते हैं, और आप अगर उत्तर प्रदेश के ही हैं तो आप प्रमाण पत्र संख्या 7 देख सकते हैं, वहां के हाल निवासी अगर आप हैं। पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश हेतु पाठ्यक्रम का नाम, कोर्ट अवधि, न्यूनतम शैक्षिक जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, और उसके अलावा एडमिशन के संदर्भ में बात यहाँ पे हुई है। आप पहले बात करते हैं कितने आपके ग्रुप का पाठ्यक्रम, जो हमने इससे पहले पाठ्यक्रम की बात की, तो कितने पाठ्यक्रम यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला पाठ्यक्रम आपका है डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम यहाँ पे दिया हुआ है, जिसकी अवधि आपका ड्यूरेशन आपका रहने वाला है 3 साल। और यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है कि आपका 10th यहाँ पे होना चाहिए, और वो भी मिनिमम 35% के साथ आपका यहाँ पे 10th कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें आपका प्रवेश परीक्षा में परीक्षा विषय एवं प्रश्नों का प्रतिशत यहाँ पे है। तो यहाँ पे एग्जाम में जो आपका सब्जेक्ट आना है, पहला है आपका मैथ 50% एंड सेकेंड आपका भौतिक अथवा रसायन यानी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री यहाँ पे 50% आएगी, और मैथ आपका 50% यहाँ पे आएगा। तो 50% क्वेश्चन आपको मैथ से देखने को मिलेंगे एंड 50% क्वेश्चन आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री से कंबाइंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगला है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जिसके लिए भी ड्यूरेशन आपका 3 साल का है, सेम 35% आपकी यहाँ पे मांगी गई है। इसके साथ एक चीज और कहा गया है कि हाई स्कूल परीक्षा कृषि विषय के साथ उत्तीर्ण न होकर यदि इंटरमीडिएट परीक्षा कृषि विषय के साथ उत्तीर्ण है तो अभी अभ्यर्थी ग्रुप हेतु पात्र होगा। यानी आपके 10th में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आपका 12th एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से अगर है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो पेपर है वो सेम है, मैथ 50% मैथ आएगी एंड 50% आपका यहाँ पे केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड साथ ही में आपका यहाँ पे कृषि भी आएगा, मतलब एग्रीकल्चर भी आएगा। तो 50% क्वेश्चन आपको मैथ से देखने को मिलेंगे एंड 50% आपको क्वेश्चन कंबाइंड फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर से आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगला है फैशन डिजाइनिंग एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी, होम साइंस, टेक्सटाइल डिजाइन एंड टेक्सटाइल डिजाइन प्रिंटिंग, ये आपका पाठ्यक्रम रहने वाला है। जो फैशन डिजाइनिंग है उसकी अवधि आपकी 3 साल यहाँ पे ड्यूरेशन कहा गया है। होम साइंस के लिए 2, टेक्सटाइल डिजाइन के लिए 3 एंड टेक्सटाइल डिजाइन प्रिंटिंग के लिए भी यहाँ पे 3 दिया हुआ है। ठीक है, 3 साल आपको दिया हुआ टाइम एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 35% यहाँ पे मांगी गई है कि आपका 10th 35% से होना चाहिए, और बाकी के लिए भी सेम है कि 35% ही आपको मांगा गया है। एग्जाम की हम बात करें तो यहाँ पे अंग्रेजी एवं हिंदी है, इससे आपको 20% आना है। रीजनिंग आपकी आनी है, और रीजनिंग एंड इंटेलिजेंसी यहाँ पे 50% आनी है। जनरल अवेयरनेस यहाँ पे आपकी 30% आनी है। ठीक है, तो टोटल 100% यहाँ पे बन जाता है हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। अगला है मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एंड सेकेंड उसी के अंदर आपका है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है, तो जो आपका मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस यहाँ पे है वो आपका 2 साल का है ड्यूरेशन। यहाँ पे इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट में आपकी हिंदी और अंग्रेजी दोनों होनी चाहिए, मतलब आपका 10th एंड 12th में आपका जो लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही यहाँ पे कंपलसरी मांगी गई। पेपर की हम बात करें वही हिंदी इंग्लिश आनी है 30%, रीजनिंग आपकी आनी है 35%, न्यूमेरिकल एबिलिटी है 10% एंड जनरल अवेयरनेस आपकी है 25% यहाँ पे। डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 साल आपको मांगा गया है, यहाँ पे ड्यूरेशन आपका रहेगा 2 साल। इंटरमीडिएट यहाँ पे मांगा गया है एंड यहाँ पे आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री आपकी कंपलसरी है, उसके साथ ही साथ
मैथ और बायो में से एक सब्जेक्ट आपका यहाँ पे होना चाहिए, या तो मैथ होना चाहिए या बायो होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस आपका रहेगा यहाँ पे, एग्जाम पेपर जो रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री 50% आपका या तो बायो रहेगी या फिजिक्स रहेगी। फिजिक्स वालों के लिए मैथ वालों के लिए मैथ आएगी 50% और बायो वालों के लिए 50% बायो आएगी। एंड जो फिजिक्स केमिस्ट्री है वो मैथ के लिए और बायो के लिए सेम ही रहेगी 50%। अगला है पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी टिश्यू कल्चर। तो ये आपका 1 साल का कोर्स रहने वाला है और यहाँ पे बीएससी मांगी गई है आपकी बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री विषयों के साथ उत्तीर्ण। यहाँ पे बीएससी में आपसे बायोलॉजी मांगी गई है या केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री मांगी गई है। और यहाँ पे एग्जाम आपका रहने वाला है, केमिस्ट्री रहने वाली है 50%, जियोलॉजी रहने वाली है 25% एंड बॉटनी रहने वाली है आपकी 25%। फिर है पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, पीजी डिप्लोमा इन मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट, पीजी डिप्लोमा इन कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट, पीजी डिप्लोमा इन ब्यूटी एंड हेल्थ केयर एंड साथ ही पीजी डिप्लोमा इन टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट एंड पीजी डिप्लोमा इन। तो ये है, और यहाँ पे आपके इसके लिए अलग अलग ड्यूरेशन मांगा गया है। जैसे पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए आपका 2 साल का टाइम यहाँ पे है कि 2 साल आपका कोर्स रहेगा। बाकी सबके लिए आपका 1-1 साल का यहाँ पे ड्यूरेशन रहने वाला है। एंड सेम यहाँ पे सबके लिए ग्रेजुएशन मांगा गया है। एग्जाम की हम बात करें तो अंग्रेजी आनी है आपकी, इंग्लिश आनी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी आनी है, रीजनिंग आनी है, जनरल इंटेलिजेंसी आनी है, जनरल अवेयरनेस यहाँ पे आनी है। तो 100% आपका यहाँ पे इन सारे 5 सब्जेक्ट के अंदर ही आपका 100% क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है और सबके लिए यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगी गई है, जो भी पीजी के लिए है। तो भी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पे डिप्लोमा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, सबके लिए आपका ग्रेजुएशन यहाँ पे मांगा गया है। पैटर्न भी आपका सेम रहेगा जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी यहाँ पे दिया हुआ है और इसके लिए आपका जो रहेगा वो 3 साल का ड्यूरेशन यहाँ पे रहने वाला है। मिनिमम मार्क्स आपके यहाँ पे 35% मार्क्स यहाँ पे मांगे गए हैं 12th में। सब्जेक्ट रहने वाला है आपका रीजनिंग एंड लॉजिकल डिस्कशन रहने वाला है आपका 25%। न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड साइंटिफिक इंस्टीट्यूट एप्टीट्यूड्स यहाँ पे रहने वाला है 25%, इंग्लिश 25% एंड जनरल नॉलेज आपकी 25%। अगला है डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एंड लास्ट आपका एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर हेलीकॉप्टर एंड पावर प्लांट्स। तो 2 चीज है और ये 3 साल का इसका ड्यूरेशन आपको देखने को मिलेगा कि 3 साल का कोर्स आपका इसका रहने वाला है। सबके लिए जो क्वालिफिकेशन है अलग अलग मांगी गई है। इसके लिए आपका इंटरमीडिएट मांगा गया है एंड इसमें आपका केमिस्ट्री एंड मैथ फिजिक्स एंड मैथ आपकी मांगी गई है। साथ ही में जो आपका डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट है यहाँ पे आपका केमिस्ट्री आनी है, फिजिक्स आनी है, मैथ आनी है, 50% आपके इसमें मार्क्स रहने वाले हैं। और यहाँ पे जो सिलेबस रहेगा वो आपका रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री 50% एंड 50% आपकी मैथ आपको देखने को मिलेगी। अब डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में द्वितीय वर्ष में जो 2nd ईयर है वहां पे एडमिशन लेने वाले लोगों के लिए बात होगी कि आपने फर्स्ट ईयर में तो नहीं लिया एडमिशन, आप 2nd ईयर में आप एडमिशन लेना चाहते हैं इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में, तो यहाँ पे उनकी बात हो रही है। तो उनको 2 वर्ष का यहाँ पे पाठ्यक्रम देखने को मिलेगा और उनका 12th में आपका साइंस होनी चाहिए। ठीक है, 12th में आपका यहाँ पे साइंस मांगी गई है और साथ ही साथ आपका 10th के साथ 2 वर्षीय ITI भी यहाँ पे मांगा गया है। तो 10th के साथ आपका ITI होना चाहिए और 12th में आपकी यहाँ पे साइंस होनी चाहिए। ये खंड 1 पार्ट, यहाँ पे एग्जाम 2 पार्ट में होना है। पहले वाला आपका रहेगा हाई स्कूल स्तर की गणित, ठीक है, यहाँ पे गणित भौतिकी एवं रसायन मतलब मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री यहाँ पे 40% आएगी। सेकेंड आपका जो दूसरा पार्ट होगा उसमें आपकी इंजीनियरिंग आएगी 60%। तो यहाँ पे 2 पार्ट में आपका डिवाइड होगा पेपर। पहले वाले आपका मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री आएगा, सेकेंड वाले में आपका इंजीनियरिंग यहाँ पे आने वाला है। अब एल ग्रुप की बात कर लेते हैं। एल ग्रुप के लिए यहाँ पे दिया गया है पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल शिफ्ट, ड्यूरेशन रहेगा 1 साल का एंड साथ ही में यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के साथ 2 वर्ष का अनुभव यानी एक्सपीरियंस मांगा है। आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री तो है, साथ में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है। या बीएससी में फिजिक्स एवं केमिस्ट्री में जो आपका फिजिक्स एंड फिजिकल साइंस या जो केमिकल साइंस है वहाँ पे आपको 2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। या इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में भी
बैचलर इन इंजीनियरिंग एंड बैचलर इन टेक्नोलॉजी अथवा समकक्ष उसके साथ के साथ 2 वर्ष का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको डिप्लोमा या ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है 2 साल का। और सिलेबस की हम बात करें, हाई स्कूल पे आपकी जो फिजिक्स रहने वाली है वो आने वाली 20% एंड 20% आपको यहाँ पे केमिस्ट्री देखने को मिलेगी 10th लेवल की। एंड सेकेंड पार्ट जो पेपर होने वाला है उसमें आपको यहाँ पे सामान्य इंजीनियरिंग वो आपको 20% यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये बात थी हमारे बाकी पहले ग्रुप्स की। अब बात करते हैं K1 से K8 के जो ग्रुप हैं उन सभी के लिए यहाँ पे अलग से सारणी दी हुई है जो आपके लेटरल एंट्री वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे आपके अलग अलग दिए, जैसे सिविल इंजीनियरिंग दिया हुआ है आपको और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसके अलावा यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी दिया हुआ है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे अलग अलग चीजें आपको दी हुई है। साथ ही में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आपको इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है। हाई स्कूल के साथ आपका ITI होना चाहिए, एक तो जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, या तो आपको इंटरमीडिएट में साइंस होना चाहिए और उसके बाद प्राविधिक विषयों के साथ उत्तीर्ण और आपका इंटरमीडिएट विज्ञान उत्तीर्ण। तो यहाँ पे 12th में आपका यहाँ पे साइंस होनी चाहिए और 10th अगर आपका है तो उसके साथ साथ आपको यहाँ पे ITI आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो ये पाठ्यक्रम आपके रहने वाले हैं और इसके अंदर अलग अलग आपका यहाँ पे रहने वाला कोर्स आपका अलग अलग यहाँ पे रहेगा। ब्रांच के अंदर अलग अलग कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे, तो उस हिसाब से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो डिटेल में आपको ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है कि लेटरल एंट्री द्वारा द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेने वाले ITI उत्तीर्ण छात्राओं को डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के निर्धारित विषयों को उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। तो फर्स्ट ईयर के जो आपके यहाँ पे सब्जेक्ट होंगे तो उनको आपको क्वालिफाई करना होगा। जो आप सेकेंड ईयर में जो आप एडमिशन ले रहे हैं तो फर्स्ट ईयर के भी आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे सब्जेक्ट यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपके लेटरल एंट्री वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं वो चाहे आप गवर्नमेंट में, सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट कॉलेजेस में आप अप्लाई करें तो यहाँ पे 10% ही आप ये है कि आपको 10% ही आपको यहाँ पे आपके लिए सीट अवेलेबल रहेगी लेटरल एंट्री वालों के लिए। अब बात करते हैं एग्जाम के लिए आपकी जो एज है वो क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे कम से कम आपको 14 साल आपके कंप्लीट होने चाहिए, 14 ईयर्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। यहाँ पे ये आपकी मिनिमम एज रखी गई है। किसके लिए? ये है आपकी जो बाकी ग्रुप से। अब ग्रुप आई की अगर हम बात करें तो ग्रुप आई के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रुप आई के लिए यहाँ पे आपकी 16 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। बाकी ग्रुप्स के लिए यहाँ पे आपकी 14 ईयर मांगी गई है, लेकिन जब हम ग्रुप आई की बात करते हैं तो ग्रुप आई के लिए ये जो आपका ये है डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंसी एंड आपका एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, हेलीकॉप्टर एंड पावर प्लांट। तो इसके लिए आपकी जो एज है वो यहाँ पे 16 मांगी गई है। बाकी ग्रुप्स के लिए आपकी 14 ईयर्स आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। बाकी मेडिकल दिया गया है यहाँ पे कि आपका मेडिकल वगैरह और बहुत सारे से ग्रुप आई के लिए आपका कलर ब्लाइंडनेस वगैरह नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और प्रत्येक नेत्र बिना चश्मे या चश्मे के साथ दिन के प्रकाश में परीक्षण किए जाने पर शिक्षा मानक से कम नहीं होना चाहिए। एक क्राइटेरिया आपका रखा होगा आई के लिए आपका, तो वो क्राइटेरिया में आप फिल होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, तभी आप एलिजिबल होंगे इन जितने भी डिप्लोमा है इनको करने के लिए। जो भी डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अलग से यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसको समझ लें, पढ़ लें। शिक्षण शुल्क की यहाँ पे बात हो रही है। जो आपका शिक्षण शुल्क रहेगा जब आप एडमिशन ले लेंगे तो उसके बाद आपको कैसे फीस पे करनी है, क्या करनी है, वो यहाँ पे चीजें दी हुई है। आवेदन जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको ये वेबसाइट दी हुई है, इस पे आप अपलोड करें, ठीक है। इसके अलावा वगैरह अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के पूर्व अपने फोन पर भारत सरकार के राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा विकसित संदेश ऐप को एंड्रॉइड उपयोगकर्ता गूगल प्ले स्टोर तथा iOS उपयोगकर्ता ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने से पहले इस ऐप के माध्यम से आवेदन, परीक्षा एवं सीट आवंटन, काउंसलिंग की समस्त जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं जो इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो अपने फोन पे संदेश ऐप डाउनलोड कर लें,
ताकि आपको एग्जाम की इंफॉर्मेशन साथ ही साथ काउंसलिंग की जो आपकी इंफॉर्मेशन रहेगी वो आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, जहाँ पे आपको उस ऐप में अपना ईमेल और अपना फोन नंबर आपको अपलोड करना है। रजिस्टर करेंगे तो आपको यहाँ पे उसके लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन है इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए वो मिलती रहेगी। उसके बाद आप जो जैसे जैसे अप्लाई करेंगे आप वो सारी यहाँ पे चीजें दी हुई है कि आपको जो प्रक्रिया रहेगी आवेदन की वो क्या क्या रहने वाली है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। हर किसी की एजुकेशन अलग अलग मांगी गई है, तो वही डॉक्यूमेंट आपको लगाने होंगे जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। एंड देन जब आपका एडमिशन होगा तो वही डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कॉलेज में शो करने होंगे, तभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। तो वहां पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, लेकिन जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आप ऑनलाइन फोटो क्लिक करके उसको अपलोड करेंगे। अब यहाँ पे रिजर्वेशन की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एससी वालों के लिए आपका 21% रिजर्वेशन रहेगा, जितनी भी सीट कॉलेज में अवेलेबल रहेगी उसमें से 21% आपको रिजर्वेशन मिलेगा। एसटी वालों के लिए भी यहाँ पे 2%, एससी वालों के लिए 21% एंड एसटी वालों के लिए 2% रिजर्वेशन रहेगा कॉलेज की सीट में, और ओबीसी वालों के लिए यहाँ पे 27% आपको रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। एंड साथ ही साथ जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए यहाँ पे 10% रिजर्वेशन मिलेगा। जो टोटल सीट्स होती हैं उनमें से इतनी सीट आपके लिए यहाँ पे रिजर्व रहेंगी कॉलेजेस में, ये आपका रिजर्वेशन आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा फ्रीडम फाइटर हैं, आपके पेरेंट्स फ्रीडम फाइटर हैं या सेवानिवृत्त कर्मचारी है उत्तर प्रदेश के, तो उस हिसाब से आपको, या दिव्यांग है, महिला अभ्यर्थी है, तो अलग अलग तरीके से आपको यहाँ पे रिजर्वेशन दिखने को मिलेगा। तो ये तो बात होगी रिजर्वेशन की। अब यहाँ पे ऑनलाइन प्रक्रिया यहाँ पे शो की गई है कि कैसे कैसे आपको आवेदन करना है। 200 रुपये आपकी शुल्क रहने वाला है, SC ST के लिए सामान्य के लिए आपका यहाँ पे 300 रुपये शुल्क रहने वाला है। प्रवेश पत्र आप ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करेंगे। अब यहाँ पे एग्जाम सेंटर की हम बात कर ले तो जो आपके एग्जाम सेंटर है वो आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज ही आपको चूज करने होंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज मिलेंगे आपको। और यहाँ पे 4 परीक्षा जनपद चुनने का विकल्प रहेगा। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे उनको 4 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चूज करने का मौका मिलेगा। तो जो आपके सबसे नजदीक के जो 4 डिस्ट्रिक्ट होंगे आप उन्हीं को यहाँ पे चूज कीजिएगा इस फॉर्म को फिल करने के लिए, ताकि आपको एग्जाम देते टाइम नजदीक पड़े, दूर ना पड़े। तो जो भी नजदीक के डिस्ट्रिक्ट है उन्हीं को आप फिल करें, तो 4 आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। परीक्षा की अवधि आपकी 2.5 घंटे रहेगी, ठीक है। टाइम आपका जो एग्जाम का रहेगा वो 2.5 घंटे देगा। ये भी आप याद रखिएगा कि प्रथम पाली की परीक्षा की अवधि आपकी 2.5 घंटे की यहाँ पे रहने वाली है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका सही होता है तो आपको 4 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे, कि 4 विकल्प हैं तो 4 मार्क्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे और 100 आपके क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 2.5 घंटे का आपके पास टाइम है। टोटल क्वेश्चन यहाँ पे जो है, टोटल पेपर नंबर और टोटल मार्क्स आपके 100 मार्क्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और 100 नंबर का ही क्वेश्चन पेपर होगा, क्वेश्चन भी आपके 100 ही रहेंगे, यानी 100 प्लस 100 उसका टोटल। एंड यहाँ पे 2.5 घंटे का टाइम। एक क्वेश्चन जो है वो आपका 4 नंबर का यहाँ पे है, 4 विकल्प यहाँ पे दिए जाएंगे। और साथ ही साथ आपका यहाँ पे कहा गया है कि जो आपका कोई आंसर का गलत हो गया तो यहाँ पे उसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे उन्होंने कहा है नहीं है। अगर भी कोई प्रश्न गलत होता है तो 2 विकल्प सही होने पर उस पर प्रश्न को हल करने वाले अभ्यर्थी को पूरे 4 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प होते हैं। यदि कोई प्रश्न गलत होता है, यदि उनकी तरफ से कोई प्रश्न गलत होता है तो उसमें से अगर आपने दोनों में से कोई भी एक विकल्प चूज किया होगा तो वहां पे आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। ये उनकी तरफ से सुनिश्चित किया गया। और ये आपके सेट वाइज है, अलग अलग सेट होंगे आपके यहाँ पे पेपर के। जैसे हमने ऊपर बात करी थी 50% मैथ आएगी, 50% पार्ट खंड 1 में 50% मैथ आएगी, खंड बी में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मिक्स आएगी। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपको टोटल देखने को मिलेंगे 50% के हिसाब से। और एक क्वेश्चन पे आपको 4 मार्क्स देखने को मिलेगा। और अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो वहाँ पे अगर आपने 2 विकल्प सही होने पर उस प्रश्न को हल करने वाले अभ्यर्थी को 4 अंक पूरे दिए जाएंगे। और परीक्षा से 2 दिन पहले मॉक टेस्ट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मिल जाएगा, उसके पोर्टल पे आप
उत्तर प्रदेश परिषद के जो है आपका पॉलिटेक्निक होना है, इसके पोर्टल पे आप देख सकते हैं कि आपको मॉक टेस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये बाकी बात आपकी एग्जाम की है कि आपको एग्जाम के टाइम पे क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, आपको अपने साथ क्या क्या चीज़ें ले जानी है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे नहीं ले जानी है। अब नेगेटिव मार्किंग की हम बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि कुल 4 विकल्प होंगे, प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर पर 4 अंक दिए जाएंगे। उत्तर के चारों विकल्पों में केवल एक उत्तर विकल्प सही होगा। प्रत्येक गलत उत्तर पर कोई भी नेगेटिव अंक नहीं दिया जाएगा। अगर आपका आंसर गलत हो गया तो आपको नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। और वही अगर आपके कोई प्रश्न गलत होता है तो ये दो विकल्प सही होने पर उस प्रश्न को हल करने वाले अभ्यर्थी को पूरे 4 अंक दिए जाएंगे। यानी किसी क्वेश्चन के 2 आंसर हैं, तो आपने कोई उसको सॉल्व, मान लो आपने उन 2 में से कोई भी चूज नहीं किया, लेकिन आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है तो आपको नंबर दिए जाएंगे, उसके 4 मार्क्स आपको पूरे दिए जाएंगे। उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो अपलोड कर दिया जाएगा और रिजल्ट में आपको आंसर की हम बात करेंगे। यहाँ पे आंसर की आपकी पोर्टल पे ही अपलोड कर दी जाएगी एग्जाम के बाद। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप उसके लिए ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं और वहाँ पे आपको अलग से पे करना होगा। आपको 100 रुपये वहाँ पे देने होंगे जब आप किसी भी चीज़ के लिए आपत्ति यहाँ पे दिखाएंगे कि वो आंसर शीट के लिए, तो उसके लिए आपको अलग से यहाँ पे करना होगा। नॉर्मलाइजेशन आपका अप्लाई होगा क्योंकि शिफ्ट वाइज एग्जाम होना, तो ये जाहिर सी बात है नॉर्मलाइजेशन आपका यहाँ पे लगना है और ये नॉर्मलाइजेशन का के लिए आपका फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। परीक्षा परिणाम जो है आपका वो घोषित कर दिया जाएगा वेबसाइट पे। उसके अलावा मेरिट लिस्ट भी आपके परीक्षा एग्जाम का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद आपकी यहाँ पे काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग आपके अलग अलग चरणों में यहाँ पे काउंसलिंग होने वाली है। तो यहाँ पे हर किसी डिप्लोमा के लिए यहाँ पे प्रवेश नीति जो है वो दी हुई है। आज जिस भी चीज़ से डिप्लोमा करना चाहते हैं, जिस भी ब्रांच से या जिस भी सब्जेक्ट से, तो आप वो देख लें कि आपका वहाँ पे क्या चीज़ें आपको अप्लाई करनी है या जब आपका एडमिशन होगा तो क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मेरिट का निर्धारण इंटरमीडिएट में प्रथम श्रेणी 50 अंक, द्वितीय श्रेणी 40 अंक, तृतीय श्रेणी आपके 30 अंक और इंटरमीडिएट ITI में आपके 10 अंक एंड अनुभव 1 वर्ष से अधिक 2 वर्ष से कम 10 अंक। ये मेरिट के हिसाब से आपका अधिकतम अंक आपके 100 रहेंगे। ये मेरिट जो आपका मेरिट लगेगी उस टाइम पे आपकी इसकी बात हो रही है। और यहाँ पे आरक्षण के संबंध में हम बात कर चुके हैं, बाकी पूरा PDF हम क्लियर कर चुके हैं। ऊपर जो हमने बात करी थी प्रमाण पत्र 6 देख लें, 7 देख लें, तो यहाँ पे प्रमाण पत्र आपको दिए हुए हैं। अगर आप कुछ जरूरत ऐसी पड़ती है कि आप उत्तर प्रदेश से बाहर के हैं तो आप उसके लिए भी फॉर्म देख सकते हैं, नीचे प्रमाण पत्र देख सकते हैं। और अगर उत्तर प्रदेश के ही है तो उसके लिए आपको यहाँ पे प्रमाण पत्र देखने को मिल जाएगा। तो डेट आपकी रहने वाली है 15 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं और 30 अप्रैल तक आपके इसके फॉर्म फिलिंग आपकी रहने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो यूपी से जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम पॉलिटेक्निक का देना चाहते हैं वो 30 अप्रैल से पहले इसका फॉर्म फिल कर लीजिए। उसके बाद आपको सुधार का मौका नहीं मिलेगा। और जिनका अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया है अभी इससे पहले, तो अगर उनके फॉर्म में कोई भी गलती हो गई है तो 26 अप्रैल को यहाँ पे आपको करेक्शन विंडो देखने को मिलेगी, ओपन देखने को मिलेगी। वहाँ पे आप अपना फॉर्म करेक्ट कर लें। और अगर आपको इस नोटिफिकेशन का लिंक चाहिए, ये डिटेल नोटिफिकेशन आपको चाहिए, तो वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको डायरेक्टली अप्लाई करना है तो अप्लाई करने का लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से लिंक पे क्लिक करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर बाकी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से या जितने भी एंट्रेंस एग्जाम वगैरह जितनी भी चीज़ें आती हैं उन सभी से अलर्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।